हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्विक रिवीजन सीरीज में काफ़ी कुछ हम करा चुके हैं। आइए हम बिना टाइम को वेस्ट किए हुए सीधा चलते हैं पॉइंट नंबर 213। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, राज्यों का पुनर्गठन। अब बेसिकली क्या हुआ ना, जो स्टेट्स थे वहाँ पर डिमांड चल रही थी। कहानी ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊंगा। बात थी ये कि स्टेट्स को डिवाइड किया जाए। स्टेट जो थे ना वो चार ग्रुप में थे, A B C D, चार ग्रुप में डिवाइडेड थे। लेकिन कुछ, एक आई धार कमीशन, फिर एक आई जेबीपी कमेटी, और फिर आई आपके स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन या फिर फजल अली कमीशन, जिसकी रिकमेंडेशन पर स्टेट्स को डिवाइड किया गया। और बेसिकली हुआ क्या, 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाए गए। और ये था आपका फजल अली कमीशन के बारे में। इससे जो जुड़ा हुआ है आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। और फजल अली कमीशन वो है जिसने लैंग्वेज को माना था कि लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बनाया जा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के बेस पे स्टेट नहीं बनाया जा सकता, ये भी इन्होंने माना था। अब हम चलते हैं, ये देखिए 77 1956 और 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। समरी मैंने पहले ही लिख दी थी। चलिए सीधा चलते हैं इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स। जीडीपी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, पहले ही मैं आपको बोल चुका हूँ। इकोनॉमी एक साथ कराऊंगा, ठीक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है बेसिकली वो बना कब, वो बना आपका, जिसकी स्थापना हुई कब हुई, 1 अप्रैल 1935 को हुई। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ वो कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को, जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये कई बार पूछा भी जा चुका है। और इसका जो काम है ना बेसिकली क्या है, करेंसी को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेशन एंड इंश्योर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। बेसिकली क्या है, जो भी देश का जो मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसको इंश्योर करना किसका काम है, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई, आरबीआई की मुद्रा नीति जो है, देश में मुद्रास्फीति और मुद्रास्फीति जी दबाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए भाई, थोड़ा सा समझिए, कुछ चीज़ें थोड़ी सी दिक्कत है। मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई प्लेज अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑफ इन द कंट्री। बेसिकली होता क्या है कि कुछ, अब आरबीआई के ही इसमें एक चीज क्या हुई, एक चीज बनी जिसका नाम है एमपीसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, 2006 में 2016 में बनी। और जो आरबीआई एक्ट है 1934, उसको अमेंड करके बनी। इसमें 6 मेंबर होते हैं। और इसका क्या काम है, इसका काम है कि इन्फ्लेशन को 4 ±2% की रेंज में कंट्रोल करना है। और अगर मान लीजिए 2 बार सब्सिक्वेंटली ये चीज़ ब्रीच हो जाती है, चाहे नीचे चाहे ऊपर, उसको रिटर्न में सरकार को देना होगा कि हम इस वजह से फेल हुए हैं। ये अकाउंटेबिलिटी करने के लिए है। बेसिकली 6 मेंबर इसमें होते हैं। और यहाँ पर क्या चीज़ है, एक मॉनेटरी पॉलिसी बता दिया, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। हाँ, ये भी हिंदी में यही है, ये अच्छी बात है। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण आरबीआई द्वारा किया जाता है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में नकदी प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, ऑस बिन स्मिथ थे। और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम आरबीआई गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। और आरबीआई के प्रति जो वर्तमान है वो है शक्तिकांता दास। अब यहाँ जो ना एक चीज है, थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये हो गया आपका आरबीआई, ये हो गया आपके बैंक्स। अब क्या है ना, आरबीआई बैंक को पैसे देगा दो तरह से, एक तो शॉर्ट टर्म पे, एक थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पे। जो लॉन्ग टर्म है वो है बैंक रेट, और जो शॉर्ट टर्म है उसको बोलते हैं रेपो रेट। शॉर्ट टर्म के लिए रेपो का नाम ही है रीपरचेज ऑब्लिगेशन, वापस लेने की ऑब्लिगेशन है। अब क्या है ना, और ये किसी सिक्योरिटी के अगेंस्ट होता है। रेपो रेट वो है जिस रेट पर आरबीआई ने इसको पैसे दिए, ये देगा रेपो रेट पर। किस पर, रेपो रेट पर देगा जो ये पैसे दिए हैं। और जो बैंक अपने पैसे आरबीआई में देगा वो होगा रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो इस वजह से क्या है ना, हमेशा रेपो रेट जो है, रेपो रेट हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होगी। क्योंकि अगर रिवर्स रेपो रेट ज्यादा होगी तो आदमी तो ऐसे करेगा ना भाई, बैंक यहाँ से पैसे लेगा और आरबीआई में जमा कर देगा, भैया इंटरेस्ट ही ज्यादा मिल रहा है तो बाकी, और फिर जनता को क्यों लोन दे, इतनी मगजमारी करे, इसको लोन उसको लोन, ये प्रोसीजर। आरबीआई से ही पैसे ले आरबीआई में रख दिए, तो वो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए रेपो रेट इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। तो ये था इसका थोड़ा सा, बाकी इस चीज को इकोनॉमी वाली क्लास में एकदम कोशिश करूंगा पूरा समझाने की।
आर्टिकल्स रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इज गिवन पार्ट 11। जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो रिलेशन है वो किस में, भाग 11 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है। और किस आर्टिकल में, 245 से लेकर 263 तक के में। 245 में क्या है, जो संसद देश में कानून बना सकती है, विधानमंडल राज्य में कानून बना सकती है, ये चीज़ है। 46 जो है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये बताया गया है सब्जेक्ट्स ऑफ मेंशन ऑफ यूनियन लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची, यानी कि कंकरेंट लिस्ट, जिसपे दोनों कानून बना सकते हैं, वो कहाँ मेंशन है, 246 में मेंशन है। और एक चीज और है, वो है आर्टिकल 248, जिसमें अवशिष्ट सूची यानी कि रेसिडुअल लिस्ट जो है वो किसके, कहाँ पर है आपकी 248 में। और रेसिडुअरी पावर है किसके पास, वो है पार्लियामेंट के पास। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो अभी है ही नहीं, जो फ्यूचर में आ सकते हैं, तो वो पावर जो है किसके पास है, वो पार्लियामेंट के पास है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सब्जेक्ट आया एआई के ऊपर, या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन के ऊपर, या फिर ऐसे डीप टेक्नोलॉजी कुछ है, जो नई नई चीज़ें हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनको कंट्रोल करने के बारे में है या उनके रेगुलेशन के बारे में है, उस पर जो एक्ट बनेगा ना, वो अभी किसके पास पावर है, वो है अभी सेंटर के पास पावर। तो ये इस तरह से हम देखते हैं रेसिडुअरी पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। और ये किस आर्टिकल में, 248 में। एक है 252, 53, 54, ये जो है 252, ये वो चीज़ बताता है 252 आर्टिकल, दो या अधिक से अधिक राज्य की अगर सहमति हो। बेसिकली क्या है ना, जैसे अगर हमने देखा कि कुछ सेंटर के स्टेट, कुछ सब्जेक्ट जो है जो जिसपे सिर्फ और सिर्फ स्टेट कानून बना सकता है, कुछ ऐसे हैं जो आपके सेंटर बना सकता है, और कुछ ऐसे जिस पे दोनों बना सकते हैं। अब पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है कि वो जो स्टेट के कुछ सब्जेक्ट्स हैं उन पर कानून बना सकता है। तो वो किस किस कंडीशन में बना सकता है, उसके लिए कुछ कंडीशन है, जैसे कि आर्टिकल 249, अगर राज्यसभा एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास कर दे 2/3 ऑफ प्रेजेंट इन वोटिंग, तो पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक द लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट इन नेशनल इंटरेस्ट। एक चीज। फिर इसी तरह से 250 का है, 252, 253 और 356। तो ये है, ये 252 में क्या है कि अगर दो या दो से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट कर दें पार्लियामेंट से कानून बनाने के लिए, तो पार्लियामेंट वो कानून बना देगी स्टेट लिस्ट पर। 253 है आपका, पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन द स्टेट, मतलब किसी इंटरनेशनल ट्रीटी को लागू करने के लिए पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है, अगर वो चाहे तो स्टेट्स की बिना मर्जी के भी। लेकिन क्या है, हमारा है फेडरल स्ट्रक्चर। अब इससे बेहतर है कि बाद में दिक्कतें ना हो, सेंटर स्टेट में टसल ना हो, तो क्या है ना, उसको कंसल्टेशन कर लेते हैं, कॉन्फिडेंस में लेते हैं और तब कानून बनाएंगे। तो इस तरह से हो गया 253। इसी तरह से है 356। 356 में जब आपका प्रेसिडेंट रूल लग जाता है या स्टेट इमरजेंसी है, उस टाइम भी पार्लियामेंट के पास पावर है टू मेक लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट। तो इस तरह से 5 ये चीज़ें हैं। 254 क्या है, स्टेट लेजिस्लेचर शैल नॉट मेक एनी लॉ विच इज इनकंसिस्टेंट और इन कंसोनेंस विद द लॉ ऑफ द पार्लियामेंट। बिल्कुल ठीक है। 263 जो है इंटरस्टेट काउंसिल की बात करता है। इंटरस्टेट काउंसिल जो है ये आपका mention of the interstate council meeting of the chief minister of the state and union territory thrice a year by the central government। लेकिन ये होता नहीं है, इतनी मीटिंग इनकी होती नहीं है। इसके बारे में कई सारी कमीशंस ने भी रिकमेंडेशन दी है कि सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट को कम करने के लिए ऐसे मैकेनिज्म बनाए जाए जहां पर वो दोनों एक जगह आकर बैठ सकें और बात कर सकें। नॉर्डिक कंट्रीज जो है, नॉर्डिक कंट्रीज जो है 5 हैं, और इसको जो 5 है इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, फाइंड्स। मैंने कुछ फाइंड किया, फाइंड्स में हो गया आपका हाँ देखो, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन, ये हो गया फाइंड्स में, हो गया नॉर्डिक। और एक इसी के साथ आप एक नाम पढ़ेंगे स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन जो है इसमें आपकी 3 कंट्री हैं और ये है आपकी डीएनएस। डीएनएस में क्या है आपका, डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन। डेनमार्क, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये हो गया आपका डीएनएस जो स्कैंडिनेवियन। और जो फाइंड्स है यानी कि नॉर्डिक कंट्री, नॉर्डिक बड़ा टर्म है जिसमें आपका आइलैंड और आपका फिनलैंड, ये दोनों भी आपके जुड़ जाते हैं। ठीक, अब इसके आगे चलते हैं। अब इसके आगे है फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया। फेडरल सिस्टम भारत के संघीय प्रणाली जो है, संघ छोटे छोटे राज्यों से मिलकर बना है, जिसमें अलग
राज्य अलग नहीं हो सकते। संघ में इकहरी नागरिकता का प्रावधान होता है जिसमें सभी राज्यों के लिए एक ही संविधान काम करता है। बेसिकली क्या है फेडरल स्ट्रक्चर। फेडरल में क्या है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है फेडरल है। फेडरल में क्या है, डिवीजन है, एक सेंटर है, एक स्टेट लेवल है, बहुत सारे स्टेट हैं, स्टेट जुड़कर सब सेंटर को बनाए हैं एक स्टेट कंट्री को, लेकिन स्टेट के पास ये पावर नहीं है कि वो हट सके। ठीक है, इसको एक टर्म कहा जाता है, द इंडिया इज ए यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। स्टेट्स को खत्म किया जा सकता है आर्टिकल 3 और 4 के तहत। स्टेट्स को खत्म किया जा सकता है 3 और 4। जो 3 है, बेसिकली 3 क्या कहता है, किसी भी स्टेट का नाम बदलना है, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज करनी है, किसी स्टेट का एरिया बढ़ाना है, किसी स्टेट का एरिया घटाना है, किसी स्टेट को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 4 पार्ट में डिवाइड करना है, जो करना है वो पार्लियामेंट कर सकती है और सिंपल एक्ट के तहत कर सकती है, सिंपल मेजोरिटी के साथ, सिंपल मेजोरिटी। ठीक है, इसके साथ वो कर सकती है। और आर्टिकल जो 4 है वो ये कहता है कि जो भी 2 और 3 के तहत चेंज हुआ है आर्टिकल 2 और 3 के तहत, वो आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं माना जाएगा। तो ये हो गया। तो ये इसके लिए जो कानून होता है आर्टिकल 3 के तहत जो भी लॉ मतलब अमेंडमेंट होगा, उसके लिए एक ऑर्डिनरी लॉ होता है, और ये इकलौता ऐसा ऑर्डिनरी लॉ है जिसमें प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीपीसीएस में पूछा गया है, बीपीएससी में भी। अब यहाँ इससे रिलेटेड कुछ है, 4 आर्टिकल हैं इससे जुड़े। पहला आर्टिकल, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। दूसरा जो है, पार्लियामेंट में विद द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट एनेक्स एनी फॉरेन टेरिटरी ऑफ इंडिया। जब सिक्किम को जोड़ा गया था तो इसमें चेंज हुआ था। और हाँ देखिए, सिक्किम वाज मेड ए जॉइंट स्टेटमेंट बाय द 35th। ये भी पूछा जाता है 35 और 36 के बारे में। पहले उसको प्रोटेक्टोरेट स्टेट बनाया गया था, फिर पूरा स्टेट ले लिया था। तो आपका पहला था 35 के हिसाब से, दूसरा था 36 के हिसाब से। और जो 3 है, पार्लियामेंट कैन ऑल्टर द नेम, बाउंड्री एंड एरिया ऑफ एनी स्टेट। संसद किसी भी राज्य के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, वो 3 के तहत है। और 4 जो है वो ये बताता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग आउट एंड चेंजिंग कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन एंड एडिंग द चेंजेस टू द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ। बेसिकली 4 की समरी ये है कि आपका जो भी 2 और 3 के तहत हुआ है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 368 के तहत नहीं माना जाएगा। ठीक। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिया। आपका कितने 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, कुछ पाकिस्तान के पास गए, ज़्यादातर इंडिया के पास 552 रहे। और इसके जो आर्किटेक्ट हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल और आपका वीपी मेनन। ये वीपी मेनन उनके सेक्रेटरी। तो इन दोनों ने मिलकर बहुत बड़ा रोल था, और इसी वजह से कहा जाता है जो क्या कहा जाता है, ऑपरेशन, इनको कुछ तो नाम की उपाधि दी गई थी, जैसे आयरन पुरुष की भी उपाधि यहीं से है। या फिर एक चीज़ कहा जाता है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया, है ना, उस तरह से भी और कहा जाता है इनको, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। 3 स्टेट थे जिनके साथ दिक्कत हुई। एक तो था हैदराबाद। कौन कौन से स्टेट थे, हैदराबाद, जूनागढ़ एंड जम्मू कश्मीर। हैदराबाद में फोर्स की जरूरत पड़ी जिसको ऑपरेशन पोलो के तहत इंटीग्रेट किया गया। जूनागढ़ में जो है रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम को हिंदी में क्या कहते हैं, जनमत संग्रह, यानी कि लोगों की राय पूछी गई, लोगों ने कहा हमें इंडिया में रहना है, और यहाँ के जो नवाब थे वो पाकिस्तान भाग गए। तो जूनागढ़ इस तरह से हुआ। और फिर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर को साइन करने के लिए क्या हुआ, पाकिस्तानी आर्मी का वहाँ पर अटैक हुआ, तो वहाँ के जो राजा थे, राजा हरि सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडियन गवर्नमेंट के साथ साइन किया, और उसके तहत फिर इंडिया गवर्नमेंट ने उनको प्रोटेक्ट किया, और फिर उसका विलय हुआ। विलय जो कंप्लीट हुआ वो हुआ आपका 2019 में, 5 अगस्त 2019 को, जब आर्टिकल 370 को हटाया गया। कन्वर्जन ऑफ इग्नियस रॉक, ये जो है ना, ये ज्योग्राफी में मैं कहूँगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिख ही जाता है। कुछ ऐसी सेल है जो मतलब ऐसा है कि इग्नियस सेल, दूसरा है सेडिमेंट्री, तीसरा है मेटामॉर्फिक। इग्नियस वो है जो कि प्राइमरी सेल है, जैसे कि आपका लावा निकला, लावा ठंडा हुआ और उससे जो रॉक बनी, दैट इज इग्नियस सेल। ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि अब वो जो है ना टूटेगी,
एक्सपेंड होगी, टूटेगी, जो भी होगा वो बहेगी, कहीं जाके जमा होगी, जहाँ पे जाके वो रुक रही है, कर रही है, वो बनेगा सेडिमेंट्री। सेडिमेंट्स उससे टूटते हैं, जाते हैं, वो बना देगा सेडिमेंट्री। अब क्या है ना, चाहे तो इग्नियस हो चाहे सेडिमेंट्री हो, अगर इसके ऊपर हीट और प्रेशर डल जाता है तो ये बन जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये तीनों जने इसी तरह से साइकिल चलता रहता है, मेटामॉर्फिक भी होगा, फिर वो अल्टीमेटली बाहर आएगी, उससे टूटेगा, निकलेगा, वो बनेगा आपका सेडिमेंट्री। मेटामॉर्फिक ज़्यादा नीचे चली गई तो आपका प्लेट टेक्टोनिक्स के तहत नीचे चली गई, अब दोबारा से गर्म होगी, ऊपर मैग्मा के फॉर्म में बाहर आएगी, मैग्मा बनेगी, मैग्मा लावा के फॉर्म में बाहर आएगा, लावा फिर ठंडा होगा, फिर वो इग्नियस बनेगा। तो ये साइकिल है, तीनों के तीनों इस तरह से घूमते रहते हैं। इसमें ये चीज़ पूछी जाती है, इग्नियस जो है उसका इग्नियस जो है उसका कन्वर्जन जो होता है वो किस में होता है, और सेडिमेंट्री का कन्वर्जन किस में होता है। इग्नियस को बोलते हैं आग्नेय चट्टान, और मतलब उसको सेडिमेंट्री को बोलते हैं अवसादी चट्टान। आपके आग्नेय ग्रेनाइट जो है, ग्रेनाइट जो है वो इग्नियस है, यानी कि आग्नेय है, वो बन जाता है नीस में, नीस में कन्वर्ट हो जाता है। साइनाइट जो है वो साइनाइट नीस में कन्वर्ट होता है। इसमें बसाल्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो ये अक्सर पूछा जाता है ग्रेनाइट, एक आपका बसाल्ट पूछा जाता है, बसाल्ट आपका सिस्ट में कन्वर्ट होता है, एक बिटुमिनस कोयला ये आपका ग्रेफाइट में कन्वर्ट होता है। देखिए जब दो ही बच्चे तो इसको भी आप देख लेंगे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बसाल्ट और ग्रेनाइट है, ये आप देखेंगे। और इसके अलावा जो आगे है अवसादी चट्टान जो है, अवसादी चट्टान कन्वर्ट होती है आपका जो सपिंडा है, सपिंड जो है वो सपिंड सिस्ट में, बलुआ पत्थर जो है वो क्वार्ट्जाइट में, सैंडस्टोन जो है वो होता है क्वार्ट्जाइट में, शेल जो है वो होता है स्लेट में, चूना पत्थर होता है संगमरमर में, लाइमस्टोन किस में होता है संगमरमर में, और लिग्नाइट कोयला जो है वो एंथ्रोसाइट में। लिग्नाइट किस में होता है एंथ्रोसाइट में, और बिटुमिनस किस में होता है ग्रेफाइट में। ये कोयले का है, ये आप देख लीजिए। कोल जो है एक होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस, और एक होता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। बिटुमिनस कन्वर्ट होगा ग्रेफाइट में, और एंथ्रासाइट कन्वर्ट होगा लिग्नाइट, सॉरी मैं कह रहा हूँ ये होगा लिग्नाइट, लिग्नाइट कन्वर्ट होता है एंथ्रासाइट में। ठीक, तो अब विश्व के प्रमुख जो पठार हैं, प्लेटूज हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। विश्व के प्रमुख जो है मोंटेग्रासो, मोंटेग्रासो, माटोग्रासो जो है वो क्या है ब्राज़ील में, कोरा जो है थाईलैंड में, चियापास जो है वो सदर्न मैक्सिको, जडोन जो है नाइजीरिया में, बोरगा ब्राज़ील, टकलामकान चाइना, शान प्लेटू ये आपको याद होना है, शान जो है वो है म्यांमार में, पोटवार प्लेटू बहुत बार आपने पढ़ा होगा पाकिस्तान, पेटागोनिया जो है अर्जेंटीना में है, एबिसिनिया इथोपिया, और आपका लियोस जो है लियो ये है आपका चाइना में, उबांगी प्लेटू जो है सेंट्रल अमेरिका, कोलंबिया प्लेटू यूनाइटेड स्टेट, ओजार्क जो है ये अमेरिका, एनाटोलिया जो है ये आप पता लगा लेंगे तुर्की में, तेसली जो है वो अल्जीरिया, और बाई जो प्लेटू है अंगोला, अडा मावा प्लेटू नाइजीरिया, लोरेशिया जो है कनाडा, लोरेशिया ये आप याद रखेंगे, लोरेशिया। देखो क्या है ना, ये तो जैसे 15-20 नाम है, अब हर चीज़ तो इम्पोर्टेंट है, हर चीज़ तो आपको याद रखनी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। जो अगर मैं भी कुछ कहता हूँ तो कुछ एक रीज़न से कहता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज़ों को आपको छोड़ ही देना है। एटलीस्ट जो मैंने बोला है उसको बहुत अच्छे से देखना है, जो बाकी बचे हैं उनको भी एक दो नज़र देख लेना है, एक बार दो बार देख लेना है। ऐसे ही आप देखेंगे, ऐसे ही चीज़ें याद होती है। न सारी चीज़ें आज तक किसी को याद हुई है और न ही से याद करनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ें याद करने बैठे तो भाई यहीं ख़त्म हो जाओगे। ये तो बहुत एक स्टेज है, प्रिलिमिनरी स्टेज है। इसके बाद जो जंग है असल तो वो मेंस में है। यहाँ तो आपको फॉर एग्जांपल 94 क्वेश्चन कट ऑफ है, हो सकता है 100 क्वेश्चन कट ऑफ हो जाए, तो 100 आपको ठीक करने हैं। और मान लीजिए आपके 140 भी ठीक हो गए तो भी वहीं, 101 ठीक है तो भी वहीं। लेकिन इससे जो अगली स्टेज है मेंस वाली स्टेज, वहाँ है एक एक नंबर की फाइट, असल में जो लड़ाई है वहाँ है। यहाँ तो आपको बस एक लेवल पर ला देंगे भैया, इससे ऊपर अब आप देखिए। हाईएस्ट एंड लोवेस्ट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी। हाँ देखिए पॉपुलेशन के बारे में है, और वैसे जो है ना 4-5 पेज हैं जो पॉपुलेशन से रिलेटेड है। एक तो मैंने इकोनॉमी को कहा है, और दूसरा आप जो है ना सेंसस को भी ऐसा ही मानकर चलिए, सेंसस
और एक जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ये मैं मतलब ये क्या है ना, जैसे मैंने सोचा है ग्राफ के द्वारा उस चीज़ को दिखाया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जहाँ भी अगर आपको डेमोग्राफिक दिखेगा ना सेंसस से रिलेटेड, चाहे तो वो उत्तर प्रदेश का हो चाहे देश का हो, मैं उसको छोड़ दूंगा, मैं उसको एक वीडियो में अलग से कराऊंगा ताकि चीज़ें जो है ना और बेहतर तरीके से कराई जा सके और साथ में कुछ क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए जा सके, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। ठीक है। एक्सप्रेसवेज इन उत्तर प्रदेश, कुछ एक्सप्रेसवे हैं जैसे एक बार बुंदेलखंड एक्सप्रेस, नहीं पूर्वांचल की लेंथ ही पूछ ली थी, तो आपको सारे याद नहीं होने चाहिए लेकिन कुछ आप इस तरह से देख लें। लॉन्गेस्ट कौन सा है, अभी जो लॉन्गेस्ट है गोरखपुर सिलीगुड़ी, ये सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो नहीं है ये, क्योंकि ये अलग है। गाजियाबाद कानपुर 380 किलोमीटर, ये आपका अभी लॉन्गेस्ट है उत्तर प्रदेश का, नहीं पूर्वांचल, हाँ ये है पूर्वांचल जो एक्सप्रेसवे है 341 जो अभी करंटली चल रहा है 341 है। गाजियाबाद कानपुर वाला अभी फुल्ली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और जो सबसे पहला है वो है यमुना एक्सप्रेसवे, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे सबसे पहला है, क्योंकि भैया हमारा तो घर ही यहीं पर है इसी एक्सप्रेसवे के साइड में। और फिर यमुना एक्सप्रेसवे है जहाँ ये स्टार्ट होता है, वहाँ हमारे खेत हैं। मतलब मैं ये कि मतलब देखा है हमने एक्सप्रेसवे बनने से क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे चीज़ें बदल जाती हैं। और तो इस तरह से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, इसमें भी बड़ा मज़ा आता है, एक बार चढ़ो फिर सीधा मेरठ। तो ये चीज़ें हो गई, गाजियाबाद बलियापुर इनको आप देख लीजिएगा। एंशंट नेम्स ऑफ सम ऑफ द मेजर सिटीज़ ऑफ द उत्तर प्रदेश, काशी जो है एंशंट नेम किसका था, अभी जो फिलहाल वाराणसी है उसका। कानकुब्ज नगर या महोदयश्री ये किसका है, कन्नौज का, कन्नौज का कानकुब्ज नगर या महोदयश्री। महोदयश्री आप याद रखें तो ज़्यादा बेहतर है, ये फिर भी आप एक बार को गैस कर सकते हैं लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। गोरक्षपुर ये भी याद रह सकता है, रामग्राम ये गोरखपुर का है। हरिगढ़ कोयल और कोल ये आपका अलीगढ़ का है, हरिगढ़ अलीगढ़। और एक है कान्हपुर, ये आप पता लगा लेंगे कानपुर का है। पिपरहवा ऐसे बहुत टफ हो सकता है, कान्हपुर पूछ ले जाए किसका नाम है तो कानपुर का आसान है, लेकिन कानपुर का पुराना नाम क्या था, कान्हापुर, कन्हपुर, कन्वाहपुर, वो कन्वा वो कंफ्यूज कर सकता है, तो ये आपको याद रखना है कानपुर। और जो कपिल वस्तु है सिद्धार्थ नगर उसका नाम है पिपरहवा, और जो लखनऊ है उसका नाम लक्ष्मणपुर या लखनपुर। और कुशीनगर, और जो मथुरा का नाम था मधुपुरी, ये थे पुराने नाम जो आपको याद होने चाहिए। ये जो है ना ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे 370 था, 370 तो था जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ, 371 है, 371 में बहुत सारे हैं जो अलग अलग स्टेट के कुछ कुछ रीजन को कवर करते हैं या पूरे पूरे स्टेट को कवर करते हैं और कुछ स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 370 ही ऐसा नहीं था जो स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराता था, 371 भी है, और 371 के अंदर फिर बहुत सारे हैं जो कुछ कुछ स्पेशल प्रोविजन प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि 371 में महाराष्ट्र और गुजरात का जो कुछ रीजन है कॉमन वाला, वहां के लिए स्पेशल प्रोविजन है। 371 ए नागालैंड, 371 बी आसाम और मणिपुर, ये हो गया आपका। देखिए याद आपको करना है, मुझे तो सिर्फ पढ़ना है, NAM नैम, नागालैंड आसाम मणिपुर। फिर DE जो है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। और जो सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, SMA। देखो भाई कोई ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, रटना आपको है, SMA सिक्किम, मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश। अब आप ये भी कंफ्यूज हो सकते हो भाई ऊपर वाला M ये क्या ट्रिक बता रहे हो, मैं ट्रिक कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा सा बस ये है आपको रटना है, नागालैंड आसाम मणिपुर, फिर है आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड हैदराबाद। ये आप जो है ना थोड़ा सा ये याद रख सकते हो कि त्रिपुरा नहीं है, त्रिपुरा नहीं है। और जो और कौन सा हम देख सकते हैं, नागालैंड मणिपुर, एक मेघालय, ये नहीं है उधर से। अगर आप देखें ऐसे ट्रिक में तो अगर हो सकता है ये कहीं दें तो आप इस तरह से इसको एलिमिनेट कर सकते हो, ABCDEFGHIJ, तो इस तरह से आप कर सकते हैं।
ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है 324 आर्टिकल के तहत, और ये बनी कब थी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये बनी थी आपका 25 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, ये बनी थी 25 जनवरी को। 25 जनवरी को ये बनी, और 24 जनवरी 1950 को हुआ था लास्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का लास्ट सेशन कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को, और ये बनी थी 25 जनवरी को, और 26 जनवरी को संविधान पूरा लागू हुआ था। इट कंडक्ट्स इलेक्शन ऑफ, ये किस किस का इलेक्शन कराता है? लोकसभा आपका ये कराएगा, आप ऐसे देखिए, ये कराएगा इलेक्शन पार्लियामेंट का, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन ये कराएगा। इट हैज़ नो कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से चुनाव आयोग का, राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है, जो आपका आर्टिकल 243 के शायद के में है वो, जहाँ पर आपका इलेक्शन कमीशन मतलब स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात की गई है। और वो ये तो है 3 मेंबर बॉडी, आज के टाइम में वो है सिंगल मेंबर बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटिंग टू द इलेक्शन कमीशन, जो अभी हमने देखा 324 क्या बताता है? सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन एज वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। और इससे ज़्यादा जो है इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है पार्ट 15 भाग 15 जो है वो किससे रिलेटेड है? इलेक्शन कमीशन से। 324 उसमें बताता है कि ये करना है। 325 कहता है धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदान सूची में शामिल न करने और उसके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। 326 जो है वो लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट, जो एडल्ट सफरेज है, एडल्ट सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या सफरेज जो है, यानी कि हर वयस्क आदमी जो है वो रजिस्टर करे और अपनी वोट डाले। उसको आपका चाहे तो सेक्स के बेस पे, चाहे जात के बेस पे, चाहे धर्म के बेस पर, चाहे उसके किस जगह वो पैदा हुआ, इस बेस पर उसको नहीं हटाया जा सकता। वो भारतीय मतलब इंडियन सिटीजन है और वो रजिस्टर्ड है, उसको रजिस्टर करेंगे। ठीक। पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन फॉर स्टेट, पावर ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ इंटरफेरेंस बाई, अब यह है 329 है प्रोहिबिशन ऑन द इंटरफेरेंस बाय द कोर्ट्स इन द इलेक्टोरल मैटर, लेकिन इसके लिए अलग से प्रोविजन है, वो ठीक उसको आप देख लीजिए। जैसे मैंने आपने बताया, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कमीशन रिलेटेड टू स्टेट रिओर्गेनाइजेशन, क्या है ना, स्टेट के डिवाइड होने की डिमांड चल रही थी। आपका स्टेट जो थे ABCD 4 ग्रुप में डिवाइडेड थे जब इंडिपेंडेंस हुआ तब। अब डिमांड हुई कि लैंग्वेज के बेस पर इसको डिवाइड किया जाए। जैसे कि अगर आप देखें मद्रास बहुत बड़ा प्रोविंस था। मद्रास में तमिल स्पीकिंग भी थे, तेलुगु स्पीकिंग भी थे। तो अब क्या हुआ ना, वहाँ डिमांड चली। इसी तरह से आप देखो बॉम्बे में ऊपर जैसे गुजरात, नीचे महाराष्ट्र, तो बहुत सारी जगह डिमांड चल रही थी। तो क्या हुआ, एक धार कमीशन बनाई 1947-48 में, और जिसने कहा कि लैंग्वेज के बेस पर डिवीज़न नहीं किया जा सकता है। फिर एक कांग्रेस की इंटरनल कमेटी बनी जिसका नाम था JVP, जवाहरलाल वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताभी सीतारामैया, 1948 में ही बनी। और इसने भी ये कहा कि स्टेट का जो डिवीज़न है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ फिर एक कमीशन बनी, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन, या फिर उसको बोलते हैं फजल अली कमीशन। फजल अली कमीशन में जो एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है कि इसमें कितने मेंबर थे? 3 मेंबर। एक बार पूछा गया कि उनके क्या क्या नाम है, तो एक का नाम तो है सैयद फजल अली, दूसरे थे HN कुंजरू, और तीसरे थे आपके KM पनिक्कर। तो ये 3 लोग थे। अब इस कमीशन ने ये माना, इसके 1953 में बनी थी, 1956 में इसने रिकमेंडेशन दी और इसने कहा कि यस, state can be created on the basis of language, but it is not the only criteria. It is not the only criteria. State can be created on the basis of language, but it is not the only criteria. और भी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा और तब स्टेट को क्रिएट किया जाएगा। इसके बेस पर जो आपका स्टेट फिर डिवीजन हुआ, तो यानी कि 14 स्टेट बने, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। आज के टाइम में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी है। इस सफर को भी हम देखेंगे कि किस तरह से हम 14 से 28 तक पहुंचे, किस तरह से डिवीजन हुए हैं। अब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, आंध्र प्रदेश क्या स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन के बेस पर बना था, रिकमेंडेशन के बेस पर? नहीं, क्योंकि वो तो 1953 में बन चुका था। पहला जो स्टेट बना, जो डिवाइड हुआ, स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन के आने के बाद या उसके बेस पर
वो बॉम्बे डिवाइड हुआ गुजरात और महाराष्ट्र में 1960 में। ठीक, अब इससे ज्यादा कहानी इसमें बताने की जरूरत कुछ थी नहीं। स्टेट विच एक्सेप्टेड द वेलेस्ले सब्सिडरी अलायंस। बाकी देखो जितना भी आपको याद करना है वो आप कीजिएगा, मेरे हिसाब से तो चार बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका हैदराबाद, आपका मैसूर, आपका अवध और फिर पेशवा। ये इसने हैदराबाद ने किया 1798 में, मैसूर ने किया 1799 में, आपका फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बाद। और जो ये है आपका अवध ने किया 1801 में, और जो पेशवा है उन्होंने भी किया 1801 में। ये है। इसके अलावा जो आपको बाद में देखना है, भोसले और बरार ने 1803 में, सिंधिया ने 1804 में, जोधपुर ने इतने में, जयपुर ने इतना, मछेरी इतना, बूंदी इतना, भरतपुर ये। आपको सब कुछ याद नहीं करना होता है, इस चीज को समझो बच्चों। हर एक चीज याद नहीं करनी होती है। हर एक चीज के पीछे भागोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कुछ भी नहीं पकड़ पाओगे। कुछ चीजें पकड़ लोगे तो हो सकता है जरूर कुछ ना कुछ हाथ में आ जाए। तो हमेशा हर चीज के पीछे नहीं भागना होता है, कुछ चीजों को जाने भी देता है, जाने दीजिए। ठीक है, नहीं याद हो रहा, हर चीज याद भी नहीं हो सकती, कुछ चीजें याद कीजिए और ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। तो ये जो है ना हिंदुस्तान का मैप, मैंने तो इस तरह से इसको याद किया था। चार हैं, चार याद कर लीजिए, बाकी और आप देख लीजिए। मैं वैसे कमजोर स्टूडेंट था, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत तेज हैं, और आज के बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, तो हो सकता है आप सारा भी याद कर लें, और हो सकता है आपकी बहुत अच्छी और ट्रिक भी हो जो मुझे नहीं पता है। ठीक, नेम ऑफ द कमिटीज, कमीशन, ईयर एंड गवर्नर जनरल, वॉइस रॉयस। ये मैं कहूँगा बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी। इसमें जो ना मुझे एक आध कुछ गलती लगी थी, वो मैं देखूंगा। स्कॉट, एक मिनट पानी पी लेता हूँ। बाकी जो मैं इतने बोल रहा हूँ ना, जो आपसे मैं क्वेश्चन बोलता हूँ आप कमेंट कीजिए, तो वो कमेंट कर दिया करें आप लोग। स्कॉट स्कॉट मॉनक्रिफ आयोग, स्कॉट मॉनक्रिफ जो है, ये आई 1901 में। ये किस लिए आई? ये आई इरिगेशन के लिए। आपको जो है ना, आप ऐसे रटने बैठेंगे ना, ऐसे चीजें नहीं होंगी, कहानी तो आपको बनानी ही पड़ेगी। स्कॉट मॉनक्रिफ 1901, 1901 में किस लिए? इरिगेशन। 1901 में ऐसे ही आपके दिमाग में चलना चाहिए, 1899 से लेकर 1904 1905 तक कौन था? कर्जन था, तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए, लॉर्ड कर्जन। तो स्कॉट मॉनक्रिफ कमीशन 1901 इरिगेशन के लिए। और आपका जो है बेबिंगटन स्मिथ कमीशन 1909 लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम में, ये किससे? करेंसी से रिलेटेड। हंटर जो कमेटी है 1919 में। और ये आपके पंजाब का जो नरसंहार था, यानी कि जो जलियांवाला जो कांड है, वो अभी कुछ टाइम पहले हमारा पंजाब जाना हुआ, हमने भी वो देखा कि किस तरह से वो जो गोलियां हैं वो ईंटों में घुसी हुई हैं। वो कुआं भी देखा कि कहाँ, जहाँ लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे, वो दीवार देखी। और हाँ, वो जो म्यूजियम वहाँ बनाया है वो भी देखा। तो आप जब ऐसी जगह जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि भाई क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई थी देश की आज़ादी के लिए। और सबसे बड़ा क्या है ना, जलियांवाला बाग के साथ वो तो निहत्थे लोग थे, और उन्हें तो बेसिकली पता भी नहीं था कि यहाँ क्या चीज़ है। बैसाखी का दिन था, वो अपने बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए उस ग्राउंड में इकट्ठा हुए थे। और वहाँ ये था, ऑर्डर था सेक्शन 144 जो था, जिसके तहत ये कहते हैं कि मतलब 144 की धारा जो लगी पहले होती थी, अभी मुझे लेटेस्ट वाला नहीं पता कि क्या है, कि भाई 4 से ज़्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। तो उस टाइम में एक डॉक्टर सैफुद्दीन और एक सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ये दो जो थे लीडर, इनको अरेस्ट किया गया था। इनके प्रोटेस्ट में ये था, सेक्शन 144 लग गया था, तो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, भीड़ इकट्ठा हो गए। तो 3-3 लोग ग्रुप बना के घूम रहे थे, 3-3 लोग। अब यहाँ क्या था, बैसाखी थी, लोग इकट्ठा हुए थे, गवर्नमेंट को लगा कि प्रोटेस्ट के लिए है, और वहाँ आपका जनरल और डायर जो थे, फायरिंग ऑर्डर, वो आप फिर जानते ही हैं, जिस तरह से आपको हिस्ट्री में आपने पढ़ा है। मुडीमन जो कमेटी है, मुडीमन कमेटी बनी 1924 में लॉर्ड रीडिंग के टाइम में। और इसने क्या कहा कि जो डायर की आई थी दुशासन, द्वैध शासन,
वही डायरकी मैं बोलूंगा, क्योंकि कहीं तो हिंदी में मैंने देखा है द्विशासन, कहीं देख रहा हूँ द्वैध शासन। अब आप मुझे नहीं पकड़ लेना कि सर आपने, क्योंकि ये द्वि भी अलग है द्वैध भी अलग है, कि आपने बताया था आपने गलत कराया। मैं पहले ही कह रहा हूँ, मैं इंग्लिश वाले को लेकर चल रहा हूँ, और यही कमीशन भी कहती है कि अगर कहीं हिंदी में कुछ कंफ्यूजन पाई गई तो इंग्लिश वाला सही माना जाएगा। तो डायरकी जो है उसकी वर्किंग को देखने के लिए मूडीमन कमेटी बनी थी। बटलर जो कमीशन है 1927 में, ये सेंटर स्टेट रिलेशन से रिलेटेड, और ये यूपीएससी भी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। साइमन कमीशन आप जानते ही हैं, 1919 में जो एक्ट आया था उसमें ये कहा गया था कि हम हर 10 साल में एक नया कानून देंगे। तो 1928 में ये आई थी, ये जानने के लिए कि 1919 वाला एक्ट किस तरह से चल रहा है। इसका बहुत जोरदार इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था, इसलिए इसका प्रोटेस्ट हुआ। और यहीं पे इसका प्रोटेस्ट करते हुए ही डॉक्टर जो लाला लाजपत राय हैं उनके सर पे लाठी लगी, और उससे अल्टीमेटली उनकी डेथ हुई। और फिर वहीं कुछ लोगों ने शपथ खाई कि हम इनकी खून का बदला, इनकी जान का बदला लेंगे, और सॉन्डर्स को मारा गया। और फिर आगे की कहानी आप जानते हैं। व्हाइटले कमीशन जो है ये लेबर रिफॉर्म से रिलेटेड है। व्हाइटले जो है आयोग आपका लॉर्ड इरविन के टाइम में, ये श्रम लेबर से रिलेटेड है। और जो सप्रू आयोग है, सप्रू कमीशन 1935 में, ये बेरोजगारी से है। और हिल्टन यंग जो है ये 1939 नहीं है, ये है आपका 1926 में बनी थी। ये भी आपके किससे है, करेंसी से रिलेटेड है। चैटफील्ड आयोग जो है वो 1939 में, इस सेना के। फ्लाउड जो है, फ्लाउड कमीशन, ये बनी आपको 1944 में, और ये बंगाल में काश्तकारी यानी कि टेनेंसी से रिलेटेड है। अब जो है ना, आप मुझे ये बताएंगे आरबीआई जो बना था वो किस कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना था। आरबीआई किस कमीशन की रिकमेंडेशन पर बना था, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए आपके कमेंट में एक कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन हमारा बड़ा उससे मोटिवेशन बूस्ट होता है, और लगता है कि बच्चे कहना भी मान रहे हैं और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। पोर्ट सिटीज इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह जो शहर है वो कौन कौन से हैं। बालाकोट है, ये सुतकेंडोर है, नागेश्वर है, लोथल है। जनरली बच्चों को ये पता है, इन तीनों के बारे में अच्छे से नहीं पता है। बालाकोट, सुतकेंडोर, सुतकेंडोर एंड नागेश्वर, ये आप देखेंगे। ये जो है सुतकेंडोर, ये आपका वेस्टर्न मोस्ट साइट भी है आपकी किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि आपकी बलोचिस्तान यानी कि पाकिस्तान में है। अब इसके आगे चलते हैं। अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो फसाई है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, ये 2008 में बनी थी। इसका एक्ट आया था फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में, एक्ट आया था फूड सेफ्टी एक्ट 2006 में, और बॉडी बनी 2008 में। और ये किसके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर है। ये देखती है कि खाना जो है वो सही से बना है नहीं बना है, उसके मानक हैं सारी, मतलब उसके चाहे तो प्रोडक्शन हो, चाहे उसका स्टोरेज हो, चाहे उनकी ऑडिटिंग हो, सब चीज़ें खाने के बारे में ये सारी चीज़ें देखती है, और इंश्योर करती है कि जो हमारे कंज्यूमर को खाना मिल रहा है वो ठीक मिल रहा हो। मेजर थ्योरीज स्कॉलर्स रिलेटेड टू माउंटेन फॉर्मेशन, पर्वत निर्माण से संबंधित प्रमुख सिद्धांत और विद्वान। अब जो है लैंडस्लाइड थ्योरी जो है, लैंडस्लाइड थ्योरी ऑफ माउंटेन फॉर्मेशन, ये किसने दी, कोबर ने। और जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन, तापीय संकुचन सिद्धांत, ये जेफरीज ने। स्लाइडिंग कॉन्टिनेंटल थ्योरी, डेली ने। महाद्वीपीय फिसलन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है कई बार। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अब देखिए जब विस्थापन आपको पता है तो फिसलन भी पता होना चाहिए। फिसलन जो है डेली ने दिया था, डेली। और जो आपका कन्वेक्शन वेव थ्योरी है होम्स ने, रेडियो एक्टिविटी थ्योरी जॉली ने। एंड एक है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, प्लेट विवर्त विवर्तनिकी सिद्धांत जो है ये आपका हैरी हैस, और भी यहाँ नाम दिए हैं मॉर्गन मैकेंजी पार्कर, लेकिन आपको हैरी हैस एंड पार्कर याद होना चाहिए प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए। अब हम इसको देखते हैं, ये है आपका अंडमान और निकोबार का। अंडमान निकोबार का है ये, जैसे आपको पहले ही बताया, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। मिडिल, लिटिल, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेटर निकोबार। अब जो अंडमान और निकोबार के जो बीच में है ये
अंडमान और निकोबार के बीच में है आपका 10 डिग्री चैनल। अगर ऐसे तो अंडमान और निकोबार के बीच में है, लेकिन अगर माइन्यूटली देखें तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ठीक है। और इसके और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में है डंकन पैसेज। और यहाँ अगर आप देखें अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में है कोको चैनल, कोको चैनल। कोको आइलैंड जो है किसका पार्ट है, म्यांमार का है। तो आप ऐसे देखिए, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, NMSL। अरे यार, अब जैसे भी याद करना है आप याद करेंगे, मेरा काम तो है बस आपको बताना। इसके बीच में ये है 10 डिग्री चैनल, आपका डंकन पैसेज, कोको आइलैंड, 8 डिग्री, 7 डिग्री, 9 डिग्री। मैं ये सारे आपको करा चुका हूँ। आप इसको देखेंगे, याद करेंगे, यहाँ लिख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। फैक्ट्स रिलेटेड टू इम्पोर्टेंट रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया। अब जैसे देखिए, ये बड़ी अच्छी लाइन है जो इन्होंने पहले यहाँ बताई है। ऑर्डर ऑफ लेंथ ऑफ रिवर्स ऑफ साउथ इंडिया, गोदावरी सबसे बड़ी है, जी के एनएमसी, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, महानदी एंड कावेरी। नर्मदा को अगर हम देखें तो टोटल अगर हम कहें साउथ इंडियन, तो साउथ इंडियन ये नहीं है, ये तो पेनिनसुलर रिवर है, मतलब सेंट्रल मतलब इंडिया में, और पेनिनसुलर इसको बोल सकते हैं। और जो आपका साउथ का माना जाएगा असल में गोदावरी, कृष्णा, महानदी एंड कावेरी। अब इसका जो है ना आपको ये देखना है, गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से है, कृष्णा का कहाँ से है, महानदी का और कावेरी का कहाँ से है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैं अभी अब बोल रहा हूँ, वैसे आगे हमने कराई भी हैं, आगे आगे पॉइंट्स मिलेंगे, उसमें ये भी बताया गया है कि ये कहाँ कहाँ से ओरिजिन है। फिर इसकी ट्रिब्यूटरी, मैं कहूँगा ट्रिब्यूटरी आपको इस तरह से भी ज़्यादा बेहतर है, अगर आप ये देख लें लेफ्ट वाली कौन सी है, राइट वाली कौन सी है। ये लेफ्ट वाली और राइट वाली, ये इस तरह से करेंगे ना, चाहे दो दो याद रखें, दो करेंगे इधर, दो करेंगे इधर, 4 याद हो गई, इस तरह से आपकी 8 हो जाएंगी और वो ज़्यादा बेहतर है। उसी तरह से क्वेश्चन जो है ना आप थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं, तो ऐसे नहीं पूछेगा ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी पूछेगा लेफ्ट वाली कौन सी है, राइट वाली कौन सी है। तो इस तरह से आप इसको कर लेंगे, ओरिजिन देख लेंगे। हालांकि अगर अभी नहीं भी देखते हैं, कुछ टाइम रुकेंगे तो आगे इसका फिर से पॉइंट है, क्योंकि मैं तो आगे भी पढ़ चुका हूँ जहाँ पे इनका ओरिजिन भी बताया गया है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो ये आप देख लेंगे। ब्रीड्स ऑफ काव एंड बफेलो, ये भाई इतनी इतनी हैं, मैं इसके बारे में नहीं बोलूँगा ज़्यादा, ये आप देखेंगे। एक्जोटिक ब्रीड्स ऑफ द कैटल, ये आप लोग देखेंगे। ब्रीड्स ऑफ द गोट, ये भी आप देखेंगे। इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिलेटेड टू द एजुकेशन, ये अगर इसमें आपको कुछ याद रखना है तो एक तो है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको लगेगा ही नहीं कि 1887 में स्टार्ट हुआ होगा। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपको याद रखना है। मिड डे मील 1985, कल्पा एजुकेशन स्कीम नहीं, शिक्षा मित्र स्कीम, सर्व शिक्षा अभियान 2001। इससे आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो कि हो सकता है ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के साथ आया हो, उससे पहले का है, ये 2001 में है। और कस्तूरबा गांधी साक्षर भारत मिशन, साक्षर भारत मिशन है 2009 का, क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट है, उसके बाद आया साक्षर भारत अभियान। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान एंड साक्षर भारत मिशन, ये आप याद कर लीजिएगा। सहारा डेजर्ट इज स्प्रेड अक्रॉस 11 कंट्रीज। सहारा डेजर्ट जो है वो 10 कंट्रीज में है। इसको अब देखिए वही है, आप बहुत बेहतर होगा कि आप किसी ट्रिक से इसे याद करें, ऐसा तो याद होगा नहीं। मैंने तो अपने हिसाब से देखा था कि क्या क्या करूं। 3M, 3M, 3M ने टेल सुनाई, 3L ने एक टेल में इस कहानी सुनाई। WSNC भैया कुछ भी है ना, अल्टीमेटली क्या है, आपको एक क्वेश्चन ठीक करना है, 1.33 मार्क्स लेने हैं। तो अब उसके लिए जो है ना, आप चाहे इधर से कान पकड़ो, इधर से पकड़ो, कहीं से भी पकड़ो, आपको ठीक करना है। अब आप, हो सकता है इसका कोई लॉजिक नहीं हो, 3M टेल WNC नहीं बन रहा लॉजिक, लेकिन अगर आपका ये एक क्वेश्चन ठीक करा देगा तो आपका काम बन जाएगा। बस इतना ही चाहिए आपको, आप अपने हिसाब से कुछ बना लीजिएगा। एक बार मैं नाम पढ़ देता हूँ। 3M से क्या है, मोरक्को, माली एंड मॉरिटेनिया, मोरक्को, माली, मॉरिटेनिया। और टेल से, टी से आपका हो गया। अब जैसे ऐसा है, टील पता है आपको, टी की जगह तंजानिया दे दिया, तो आपको तो पता है ना भाई, डेजर्ट तो ऊपर है, तंजानिया तो नीचे है, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, लेकिन इतना तो पता है ना। ऊपर जो है आपका तुनिशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, इधर लीबिया हो गया, इधर इजिप्ट हो गया, इधर वेस्टर्न सहारा हो गया, उसके नीचे माली हो गया, मोरिटेरिया हो गया।
तो इस तरह से आप चलेंगे। तो यही चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैप देख लीजिए और कुछ कुछ हो सकता है याद आ जाए। टी से हो गया आपका तुनीशिया, ए से हो गया आपका अल्जीरिया, एल से हो गया आपका लीबिया, ई से हो गया आपका इजिप्ट, एंड डब्ल्यू से है आपका वेस्टर्न सहारा, एस से है सूडान, एन से है आपका, एन से क्या है नाइजर, एंड सी से है आपका चाड। तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। भैया देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कई लाख बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। आपको अगर लग रहा है ना टफ है, तो कई सारे बच्चों को लग रहा होगा इजी है, तो उनसे आपका है। ऐसा नहीं है कि ऐसे अंगड़ू जंगड़ू बच्चों से आपका कंपटीशन है। अंगड़ू झगड़ू से तो ऐसे ही पार हो जाएंगे ना आप। वो तो 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन 30 40 क्वेश्चन तो हर किसी को इजी लगते हैं, उतना तो हर कोई कर लेगा। फाइट तो उसके ऊपर स्टार्ट होती है। थोड़ी सी फाइट होगी 60 70 के बीच में, उससे होगी 80 90 के बीच में, उससे ज़्यादा होगी 90 और 100 के बीच में, और जो 100 से जो ऊपर है वो होते हैं रेयरली चुनिंदा। असल में तो बस वहां तक करना है आपको। तो उस वाले ग्रुप में बनना है जो टॉप 1% वाले हैं ना, टॉप 1 टॉप, उसमें आपको पहुंचना है। और उसी में से कुछ बच्चे उधर पहुंच जाते हैं, कुछ थोड़ी सी गलती करके नीचे रह जाते हैं, तो बस वहीं तक करना है आपको। अब जने इसमें कुछ जो है ना कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर हाईएस्ट माउंटेन, जो कॉन्टिनेंट्स है यानी कि महाद्वीप है और उनके सर्वोच्च ऊंचे पहाड़ हैं, वो है नॉर्थ अमेरिका का जो है उसका सर्वोच्च ऊंची पहाड़ी कौन सी है, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले है सबसे ऊंचा कहाँ, नॉर्थ अमेरिका का। और जो साउथ अमेरिका का है वो है माउंट अकांकागुआ। और इसका जो है अफ्रीका का है, अफ्रीका का है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया में जो है। और आपका अंटार्कटिका का है माउंट माउंट विंसन मैसिफ मैसिफ माउंट विंसन मैसिफ। और जो आपका एशिया का है वो है माउंट एवरेस्ट। और आपका जो यूरोप का है माउंट एल्ब्रूस। और जो आपका ऑस्ट्रेलिया का हो गया माउंट कोशी क्यूजको। तो आप जो है ना देखिए, एक तो यह हो गया कि यहाँ मैं जो आपको टास्क दे रहा हूँ जो आपको अपने नोट्स में ऐड करना है, नॉर्थ अमेरिका का कौन सा है, माउंट मैकिनले। लेकिन माउंटेन किसी रेंज का पार्ट होगा ना, क्या ये रॉकीज का है, तो आपको ये देखना है। आपको माउंट एकांकागुआ देखना है दक्षिण अमेरिका का, आपको देखना है कि क्या ये रॉकीज का है या एंडीज का है, आपको ये देखना है। फिर आपका जैसे माउंट किलिमंजारो है, इसका माउंट जैसा कि एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट असल में पार्ट तो हिमालय का है ना। तो एक चीज तो देखनी है किस माउंटेन रेंज से जुड़ा हुआ है वो। दूसरा आपको देखना है कि किस देश में है, आपको देखना है। ये अगर दो चीजें आपने कर ली, आप जो है ना 10 मिनट लगा दीजिए और ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। क्योंकि जब आप देखेंगे ना तो आप एक बार मैप भी देख लेंगे, और मैप देश रेंज, बस आपका काम खत्म। फिर देखता हूं मैं कैसे भूलते हैं आप। हमारी तो एक सीरीज ये सीरीज का मैं ऐसा कोशिश कर रहा था, वो सीरीज बनाऊंगा जिसका नाम होगा भूल के दिखाओ सीरीज। तो इस पे चलो उसी का एक बनाता हूँ। ये जो प्लेट है ना, अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़िए। जो आपकी जो माइनर प्लेट है ना, नाज़का प्लेट, कोको प्लेट, ये 4-5 प्लेट है, एनसीईआरटी के पेज उसमें दिया हुआ है चैप्टर में। वो 3-4 प्लेट है, उनका आप नाम देख लेंगे। फिलीपींस प्लेट नाम से पता लग जाएगा, कोको है, नाज़का है, और ये आप 2-3-4 प्लेट हैं जो आपको देखनी है, जो आपका काम। अब देखिए आप ये भी कह सकते हो कि सर सब तो आप बोल रहे हैं देखिए, सब नहीं बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ। और ये जो कुछ चीज़ें बोल रहा हूँ ना, ये इंटरैक्टिव बनाने के लिए है, आपकी हेल्प करने के लिए है, और आपको ये बताने के लिए कि किस चीज़ पे आपको ज़्यादा इम्फेसाइज करना है। तो आप उस चीज़ को देखेंगे, आपका बहुत फ़ायदा होगा। अब जो है ना कुछ डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड देयर एक्सटेंट, वो किस किस देश में है, जो बाहर जो दुनिया के मरुस्थल हैं। एटाकामा डेजर्ट जो है वो 4 देशों में है। एटाकामा डेजर्ट है चिली, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना। अब इसी से देख लीजिए, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन बना सकता हूँ। साउथ अमेरिका का डेजर्ट, साउथ अमेरिका में तो है ना ये, चिली, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, एटाकामा डेजर्ट। कालाहारी डेजर्ट, बोट्सवाना, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका। अरब मरुस्थल, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ओमान, कतर, एशिया। गोबी आपका मंगोलिया और चीन, एशिया। आपका ग्रेट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया। पेटागोनिया डेजर्ट, अर्जेंटीना और चिली। अर्जेंटीना और चिली में, अर्जेंटीना और चिली, आप ऐसे देखिए, अर्जेंटीना एंड चिली। साउथ अमेरिका, यहां पर आपका एटाकामा भी है, एटाकामा, और आपका पेटागोनिया।
पैटागोनिया, दो दो डेजर्ट है, अर्जेंटीना और चिली में, ठीक है। और आपका थार आपको पता है भारत, इंडिया और पाकिस्तान में है। थार डेजर्ट जो है हाईएस्ट डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डेजर्ट है थार डेजर्ट, क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान में है। सीरियाई डेजर्ट सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, सीरिया, इराक, और फिर है हुआ हुआ डेजर्ट, ये है आपका मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में है। तो आप ये देखेंगे, ये अक्सर पूछ लिया जाता है एटाकामा और पेटागोनिया के बारे में। एटाकामा, पेटागोनिया, ये पूछ लिया जाता है। कुछ टाइम पहले उसने गोबी डेजर्ट के बारे में पूछा था, और एक इसी तरह से कोल्ड डेजर्ट है जैसे टकला मकान, उसके बारे में भी पूछा था। तो ये आप देख, इसको एक बार रिवाइज करेंगे। मेजर लेक्स एंड देयर एक्सटेंट। अब जो है कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर जो है ये आपका 5 देशों के बीच में है। तारिक, जिसका नाम है TARIK, टी से आपका तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान, एंड आपका के से क्या है, कजाकिस्तान। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रशिया, ईरान एंड कजाकिस्तान, ये है कैस्पियन सी। सुपीरियर झील जो है, सुपीरियर लेक, ये कनाडा और USA के बीच में है। विक्टोरिया जो है युगांडा में है, तंजानिया में है, केनिया में है, और इसको बोलते हैं KUT। अब आप मुझे बताएंगे विक्टोरिया से आपकी ब्लू नील निकलती है या व्हाइट नील निकलती है? ब्लू या व्हाइट नील यहां से कौन सी निकलती है वो बताएंगे। और अगर यहां से ब्लू निकली तो व्हाइट कहीं और से निकलेगी। व्हाइट और ब्लू कहाँ पे मिलती है, उस शहर का नाम बताएंगे आप मुझे। देखिए मतलब थोड़ा सा तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा ना आप लोगों से, तो कि आप लोग थोड़ा सा बताएंगे। तो प्लीज जब आप पढ़ रहे हो, जब आप नोट्स बना रहे हो, लिख रहे हो, तो इस चीज को आप कर देंगे, एक बार प्लीज कमेंट कर देना। आप मतलब कम से कम इतने प्लीज का तो मतलब मान सम्मान रख लेना। एक है टंगानिका। टंगानिका जो है कोंगो, तंजानिया, जाम्बिया तथा ब्रुंडई, यहाँ पर है टंगानिका। ठीक है, लेक हो गया ये। अब हम इसके आगे चलते हैं। एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइसेस, एनर्जी कन्वर्टिंग डिवाइसेस। डायनेमो जो है वो आपका मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। माइक्रोफोन जो है वो आपका साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लाउड स्पीकर, आपका लाउड स्पीकर आउटपुट दे रहा है तो वो इलेक्ट्रिकल को साउंड में कन्वर्ट कर रहा है। सोलर सेल जो है सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में। ट्यूबलाइट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में। आपका इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो आपका इलेक्ट्रिक मोटर जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में या हीट में। और इलेक्ट्रिक सेल जो है वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सेल में। और जो सितार है वो मैकेनिकल को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स जो है ना बेसिकली उसने तीन लॉ दिए। फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है ना, अगर आप रुके हुए हैं तो आप रुके रहेंगे, और आप चल रहे हैं तो आप चलते रहेंगे। आपको रुकना पड़ता, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब जैसे मान लीजिए आप हैं, आप पड़े हुए हैं रूम पर, पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, इनर्शिया है, अरे पढ़ लेंगे बाबू। तो ये क्या है, इनर्शिया, मतलब पढ़ लेंगे। आप ही बताइए ईमानदारी से कितने टाइम से आप पढ़ रहे हैं, कितने आंसर लिखे हैं आप लोगों ने, कितने मॉक टेस्ट दिए हैं आप लोगों ने। ये इनर्शिया है। और इसी तरह से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई से भाग रहे हैं, भाग ही रहे हैं, भाग ही रहे हैं। उन्हें भी रोकना पड़ता है कि भाई पढ़ ले बहन, पढ़ ले, कुछ हो जाएगा भला। इनर्शिया मतलब जो आप कर रहे हैं उसे करते करे जा रहे हैं जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। कोई वस्तु जब तक अपनी गति अथवा विराम अवस्था में होती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना आरोपित किया जाए। सेकेंड लॉ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड चेंज अकर इन द सेम डायरेक्शन इन विच द फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि F इजिकल टू ma। ये है आपका। और जो तीसरा है ना थर्ड लॉ, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब क्या है इसके बारे में, क्या है ना कि इसको एक मूवी थी इंटरस्टेलर, उसमें बड़े अच्छे से मतलब एक्सप्लेन किया गया। ऐसा उसने क्या कहा कि आपको जो है ना कुछ चीज़ें छोड़नी होंगी आगे बढ़ने के लिए। मतलब हर चीज़ की एक एक्शन रिएक्शन है ना, अगर आपने उस चीज़ को छोड़ा करा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अब जैसे आपने एक्शन लिया कि मुझे बहुत ज़्यादा दोस्ती में टाइम नहीं वेस्ट करना है, आपने एक्शन लिया
मुझे बहुत ज़्यादा अपना सोशल मीडिया पे टाइम नहीं देना, उसकी रिएक्शन है ना, रिएक्शन क्या है, आपका सिलेक्शन है। आप तो इस तरह से, मैं हो सकता है मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन आप इसको जो है ना, अ, ये तो टेक्निकल तो अलग चीज़ है, मैं तो एक कहानी के तौर पर आपको इमोशनली कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ क्या है, थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल द बैकवर्ड जर्क व्हाइल फायरिंग ए बुलेट फ्रॉम द गन एंड रॉकेट मूविंग फॉरवर्ड। ये तो हो गया जो टेक्निकल है। तो उस मूवी के जो सीन है ना, उसमें यही है कि बेसिकली फ्यूल कम है और दो जहाज, दो चीज़ें हैं जो आगे नहीं जा सकती, तो एक जो है बंदा अपने आप को सेक्रीफाइस करता है और वो फिर उसको कहता है कि मतलब न्यूटन थर्ड लॉ के मतलब यू हैव टू लीव समथिंग बिहाइंड इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड। तो आप आगे बढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ें आपको पीछे छोड़नी पड़ेंगी। हो सकता है कुछ आपने ऐसी आदतें पाल रखी हो जो आपको पीछे ही ड्रैग करे जा रही हैं, आपको उन आदतों को छोड़ना होगा आगे बढ़ने के लिए। तो ये है रियल लाइफ इम्प्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। बाकी मुझे नहीं पता कितना आपको समझ में आएगा। गैसेज इमिटेड बाय द वोल्केनो, वोल्केनो में बहुत सारी गैसेज निकलती हैं, वाटर वेपर है, आपका CO2 है, हाइड्रोजन है, सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपको सब चीज़ें पता होंगी। इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हिंदी में क्या पढ़ते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण घटने वाली घटनाएं, हीरे का चमकना, या मिराज जो एक चीज़ होती है, जो मिराज लूमिंग, मिराज जो लूमिंग, दो चीज़ें होती हैं जो आपका, जैसा आपने देखा होगा मिराज, सड़क पे गर्मी में तपती हुई सड़क पे पानी दिख रहा है आपको, रेगिस्तान में दिखेगा इस तरह से। तो ये है आपका मिराज, मिराज बोलते हैं। मिराज होता किस लिए है, आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को। इसी तरह से लूमिंग है, जैसे कि आपको बहुत दूर से जहाज दिखेगा पानी का और आपको लगेगा जैसे कि वो हवा में है। अपीयरेंस ऑफ मिराज, क्रैक्ड ग्लास, जो टूटे हुए ग्लास के टुकड़े होते हैं वो चमकते हैं, वो भी इसी वजह से। ऑप्टिकल फाइबर जो है उसमें जो सिग्नल पास होते हैं वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर। और जो पानी के अंदर जो बुलबुले होते हैं वो चमकते हैं, वो भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जो आपका कालिक से पुता हुआ गोला, टूट कवर्ड बॉल जो है, ये भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ द साइंस, पास्कल का नियम, हुक्स लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बॉयल्स लॉ। अब देखिए इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, पास्कल का सिद्धांत क्या कहता है। इस चीज में है कि इसके अनुसार सीमित तरल पदार्थ के एक बिंदु में कहीं भी लगाया गया दबाव पूरे तरल पदार्थ में सभी दिशाओं में समान रूप से फैलता है। एक पॉइंट है उस पर जो लगाया गया वो सभी दिशाओं में जाएगा और समान रूप से फैलेगा। ये है पास्कल का नियम। और इसके ऊपर जो चीज है ना, ये नहीं पूछेगा आपसे पास्कल का नियम, उसकी एप्लीकेशन पूछता है जनरली। पास्कल नियम पर आधारित कुछ यंत्र, हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो वही है। आपने हल्का सा प्रेस किया, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा और एक्शन करेगा और उसको स्मूथली रन कराएगा। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो पास्कल सिद्धांत पर काम करते हैं। हुक्स लॉ जो है वो कहता है कि जो स्टेट्स दैट द स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल सदैव विकृति के समानुपाती होता है। ये मुझे नहीं समझ में आया हिंदी में क्या है। स्टेट्स दैट द स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ दैट मटेरियल। मटेरियल है उसकी एक इलास्टिक लिमिट है, उस पर स्ट्रेस यानी कि फोर्स दिया गया, उससे जो स्ट्रेन जनरेट होगा वो उसी प्रोपोर्शनल में होगा। जिस तरह से मैं हिंदी में नहीं समझ पा रहा हूँ, हो सकता है आप इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हो। मेरी भी मजबूरी समझिए और थोड़ा सा अपने एफर्ट को बढ़ाइए। आप कोशिश कीजिए कि आप इसे समझ लें। मैं इंग्लिश में ही बोल पा रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। ये बहुत ही टेक्निकल लैंग्वेज है हिंदी में जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। आर्किमिडीज प्रिंसिपल बता सकता हूँ, जब किसी चीज़ को आप पानी में डालते हैं तो उसके वजन में कमी आती है। वो कितनी कमी आती है, जितना कि पानी उसने डिस्प्लेस किया है। ये बस इसकी कहानी है। एन ऑब्जेक्ट मतलब आर्किमिडीज प्रिंसिपल, किसी द्रव में डूबे किसी ठोस पर लगा उत्क्षेप ठोस द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है, जो मैंने आपको बता दिया। आर्किमिडीज सिद्धांत का इस्तेमाल हाइड्रोमीटर, जहाज और सबमरीन बनाने में किया जाता है। एक है बॉयल्स लॉ।
बॉयल्स लॉ कहता है वॉल्यूम ऑफ ए गिवन अमाउंट ऑफ ए गैस एज ए टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। बॉयल निश्चित तापक्रम पर किसी गैस को दी गई मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मेजर आइलैंड्स लोकेटेड इन दी ओशन, किस किस ओशन में है? ग्रीनलैंड जो है वो है आपका आर्कटिक ओशन में, न्यू गिनिया जो है वेस्टर्न पैसिफिक में है, बोर्नियो जो है इंडियन ओशन में है, मेडागास्कर है वो भी इंडियन ओशन में है, बाफिन आइलैंड नॉर्थ आर्कटिक ओशन, जावा इंडियन ओशन, सुमात्रा इंडियन ओशन, होन्शु आइलैंड, होन्शु शिकोकू ये है आपका जापान का आइलैंड, और नॉर्थ पैसिफिक ओशन ब्रिटेन जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, क्यूबा जो है कैरेबियन में। आइलैंड से मुझे एक नाम याद आया, जापान के होकाइडो, होन्शु, शिकोकू एंड क्योशु, 4 आइलैंड हैं जिनसे मिलकर जापान बना है। होन्शु, होकाइडो, शिकोकू एंड क्योशु 4। और आप देखेंगे टोक्यो जो है किस वाले आइलैंड पे, टोक्यो किस वाले आइलैंड पे, वो आप मुझे बताएंगे, ठीक है, ये आप मुझे बताएंगे। प्लीज बताइएगा, मतलब ऐसा नहीं कि आप नहीं बताएं। आइलैंड हो गया नॉर्थ, ये भी उसी का कंटिन्यू है। आइलैंड हो गया नॉर्थ अटलांटिक में, आयरलैंड हो गया नॉर्थ अटलांटिक में, श्रीलंका, तस्मानिया आपका ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, विक्टोरिया आपका आर्कटिक ओशन, नॉर्थ आइलैंड आपका साउथ वेस्ट पैसिफिक, साउथ आइलैंड, सुलोवेसी, ये आपको थोड़ा हो सकता है आप ना अंदाजा लगा पाए। सुलोवेसी आइलैंड जो है, सुलोवेसी द्वीप जो है ये हिंद महासागर में है, और एल्समेयर आइलैंड जो है आर्कटिक ओशन में है। आप जो है ना, जब ये खास करके जब ज्योग्राफी वाली चीज़ पढ़ें तो अपने सामने एटलस को रख लें, मैप को रख लें, और एक बार उसमें इस चीज़ को देख लें तो चीज़ें बहुत आसान आपके लिए हो जाएंगी, याद रखनी भी और समझनी भी। मेजर कोल्ड करंट्स ये मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, कोल्ड करंट भी और वार्म करंट भी, ये बहुत अच्छे से मैंने आपको कराई हैं, तो इसलिए इसको हम छोड़ते हुए आगे चलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल हैं, कुछ इंपॉर्टेंट कैनाल हैं। एरी कैनाल जो है ये आपको किस चीज़ को कनेक्ट करती है? ये ग्रेट लेक को कनेक्ट करती है न्यूयॉर्क सिटी वाया द हडसन रिवर एट, मतलब इतना ज़्यादा नहीं। एरी कैनाल आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है और किसको कनेक्ट कर रही है। सुएज कैनाल जो है वो आपका रेड सी और मेडिटेरियन को कनेक्ट कर रही है, ये आपको पता। बल्कि एक बार तो इतना टफ क्वेश्चन पूछा गया था, जो सुएज कैनाल है, जो छोटी छोटी जो उस पर लेक बनी है, मतलब जो पार्ट्स हैं, उनको पूछ लिया था नॉर्थ टू साउथ उसका अरेंजमेंट, ये काफ़ी टफ हो गया था सुएज कैनाल। अब एक है हैंडोंग ग्रैंड कैनाल, ये है लॉन्गेस्ट मैनमेड कैनाल इन चाइना कनेक्टिंग बीजिंग टू होन्जू सिटी। तो हैंडोंग ग्रैंड कैनाल कहाँ है? चाइना की है। पनामा जो है वो पैसिफिक और अटलांटिक को जोड़ती है, और इसकी जो लेंथ है 82 किलोमीटर है। एक बार ये पूछा था सुएज कैनाल जो है, इसकी वजह से जो रूट है वो यूरोप और इंडिया के बीच में वो कितने किलोमीटर कम हो गया था? तो 7000 किलोमीटर वो कम हो गया था सुएज कैनाल की वजह से। इम्पोर्टेंट इवेंट रिलेटेड टू गवर्नर, बस मैं एक बार पहले टाइम देख लेता हूँ, 1 घंटा 2 मिनट। कॉर्नवेलिस, इसको एक बार मैं देखोगे मैं अभी करूँ या बाद में करूँ? लॉर्ड लिटन, अभी कर देता हूँ इसको। अब दरअसल टाइम भी नहीं बचा ना कि चीज़ें ज़्यादा डिले की जाए। बस पानी पी लेता हूँ 1 मिनट। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल और या फिर वाइसरॉय। वॉरेन हेस्टिंग जो है पहले गवर्नर जनरल थे, जिनको फर्स्ट गवर्नर, पहले तो गवर्नर जनरल थे, फिर उनको बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इनके टाइम में क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट, इसी से बनाया गया था इनको। और फिर आपका पिट्स इंडिया एक्ट भी इनके टाइम में, और रोहिल्ला वार जो है 1774 में, वो भी इन्हीं के टाइम पे हुआ। उसके बाद है लॉर्ड कॉर्नवेलिस। लॉर्ड कॉर्नवेलिस जो है 1786 से स्टार्ट हुए 1793 तक, और जो थर्ड मैसूर वार है वो इनके टाइम में हुआ। अब जब थर्ड इनके टाइम में है तो ऑब्वियसली इनसे पहले सेकंड वाला वो आपका किसके टाइम में हुआ होगा? आपका हास्टिंग के टाइम में, क्योंकि वो 1780 से 1784 तक हुआ है।
तो कॉर्नवालिस के टाइम में थर्ड मैसूर वॉर हुआ 1790 से 1792, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में यानी कि कॉर्नवालिस के बीच में कॉर्नवालिस कोड आया जिसने आपके पुलिस और इस जुडिशरी के रिगार्डिंग परमानेंट सेटलमेंट आया बंगाल में, जो आपका था 1793 में। ऐसा नहीं कि सिर्फ परमानेंट सेटलमेंट सिर्फ बंगाल के लिए था, वहां से स्टार्ट हुआ फिर आगे भी फैला वो। लॉर्ड वेलेस्ले जो है 1798 से लेकर 1805 तक, इनके टाइम में आया सब्सिडरी अलायंस सिस्टम आया 1798 में। और इसके हिसाब से मैं आपको बता चुका हूँ हिंदुस्तान का मैप, हैदराबाद, आपका मैसूर, अवध एंड पेशवा, और उसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें थी जो उसमें ऐड हुए। और फोर्थ मैसूर वॉर में जो टीपू सुल्तान है उसको हरा दिया गया था और इसको मैसूर को सब्सिडरी अलायंस के अंडर ले लिया गया था। और उसके बाद है सेकंड मराठा वॉर के बाद ये है आपका 1802 से 1805 में। और ये है, इससे पहले ही जो है ना सब्सिडरी अलायंस में पेशवा को ले लिया था। फिर है लॉर्ड हास्टिंग 1813 से 1823। 1813 में आपका चार्टर एक्ट भी आया था जिसने आपके ट्रेड की पॉलिसी जो आपका क्या कहें मोनोपोली थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो सारी चीज़ों में हटा दी थी, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी को छोड़कर। इसके टाइम में एंग्लो नेपाल वार हुआ 1814 से लेकर 1816 तक, उसी को समाप्त किया गया था ट्रीटी ऑफ सगौली से। और इसी दौरान थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ जिसमें मराठा साम्राज्य बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया, यानी कि उसके जो फेडरेशन था 5 जो उसमें ग्रुप मिले बिल्कुल वो ख़त्म कर दिया था, डिसइंटीग्रेशन ऑफ मराठा कॉन्फेडरेशन यानी कि मराठा संघ का विघटन। और साथ ही साथ ये क्या हुआ 1820 में रैयतवारी सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया 1820 में। अब आते हैं 1828 में विलियम बेंटिक, 1828 से 1835 तक। विलियम बेंटिक के टाइम में आपका एक तो सती वाली चीज़ आपको याद रहेंगी, और ये इसी टाइम में आया 1833 में चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जिसने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया था। और सेंट्रलाइजेशन तो है यहाँ बिल्कुल पीक पर हो गया था, जो आपके मद्रास और कैलकाटा के जो लेजिस्लेटिव पावर थी वो पावर ही खत्म कर दी थी। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, अबोलिशन ऑफ सती, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ही ओपन्ड कोलकाता मेडिकल कॉलेज इन 1835, जो साथ ही साथ मैंने बताया लेजिस्लेटिव पावर जो थी आपकी मद्रास एंड बॉम्बे की वो बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, अबॉलिश कर दी गई थी। सेंट्रलाइजेशन का जो है ये पीक था। फिर आते हैं इसके बाद में लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर 1856 तक, इनके टाइम में अब जैसे 1800 सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ और मराठा जो एम्पायर है उसको इन्होंने एनेक्स कर लिया, जो लोअर बर्मा है उसको एनेक्स किया, और साथ ही साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लेकर आए। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कई सारे स्टेट्स को इन्होंने एनेक्स किया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स आई थी 1848 में, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगैत, सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बगैत, झांसी, उदयपुर, नागपुर, झांसी एंड लास्ट में अवध को मिस गवर्नेंस पर इन्होंने एनेक्स किया था। और एक था वुड्स डिस्पैच था एजुकेशन से रिलेटेड, और फर्स्ट रेलवे थी बॉम्बे टू थाने 1853 में जो इनके टाइम में हुआ था। ये है डलहौजी का। अब डलहौजी के टाइम में एक चीज़ और थी, जैसे कि आपको बोलते हैं वो जो एक्ट है जिसमें विडो रीमैरिज एक्ट जो है, विडो रीमैरिज एक्ट आया तो हर डलहौजी के टाइम में इंट्रोड्यूस हुआ था, डलहौजी के टाइम में पास हुआ था कैनिंग के टाइम में। 1 साल का टाइम होता है 1 साल में, तो ऐसा मत कीजिएगा, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर ने ये बताया था। इंट्रोडक्शन हुआ था एट द टाइम ऑफ डलहौजी और पास हुआ था एट द टाइम ऑफ कैनिंग। 1856 में ही आ जाते हैं और फिर 1862 तक रहते हैं। उनके टाइम में जो एक मेजर चीज़ थी जैसे मैंने बताया विडो रीमैरिज एक्ट का पास होना, फिर साथ ही साथ आपका 1857 का जो महासंग्राम था वो हुआ, और यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश की गई कैलकाटा, मद्रास एंड बॉम्बे 1857 में। और साथ ही साथ अबोलिशन, जब आपका 1857 का रिवोल्ट हो गया, रिवोल्ट के बाद में बैठक हुई तो फिर क्वींस डिक्लेरेशन हुआ, और साथ ही साथ ये किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको अबोलिश कर दिया गया, और उसके जो मतलब पूरा जो है अब इंडिया वॉज डायरेक्ट अंडर द ब्रिटिश क्राउन। और उन्होंने क्या किया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोजीशन को भी हटा के कर दिया वाइसरॉय, और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया जिसको 15 मेंबर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की जो काउंसिल थी वो सपोर्ट करेगी। वो काउंसिल बैठती थी लंदन में और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था यहाँ, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसरॉय मिलकर इंडिया को गवर्न करते थे। और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था वो आपका ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसका मेंबर था, तो यानी कि अब ब्रिटिश पार्लियामेंट की अकाउंटेबिलिटी यहाँ पर आई थी।
फिर उसके बाद कैनिंग हो गया, फिर है जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 तक। इसके टाइम में भूटान वॉर हुआ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट एट कैलकाटा, बॉम्बे एंड मद्रास। इलाहाबाद का जो है वो 1866 में होता है। और साथ ही साथ कुछ फेमाइन, मतलब जो भूखमरी वो, और टेरिबल फेमाइन इन उड़ीसा, राजपुताना एंड बुंदेलखंड, फेमाइन कमीशन बनेगी। और ओपनिंग ऑफ टेलीग्राफ लाइन बिटवीन यूरोप एंड इंडिया, पंजाब टीनेंसी एक्ट इनके टाइम में आया। टेलीग्राफ लाइन बाद में आई है, रेलवे लाइन पहले आई थी। ठीक, जो लिटन है 18, इसके बीच में मायो भी है, मायो भी कई सारी चीज़ों के लिए फेमस है। फिर हम लिटन की बात करते हैं 1876 से 1880, इनको बोलते हैं रिएक्शनरी गवर्नर जनरल। और ये कुछ सख्त कानून लेकर आए थे, जैसे कि आपका वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, और सिविल सर्विसेज की जो एज थी इन्होंने 21 साल से घटा के 19 साल कर दी थी। और इन्हीं के टाइम में क्या हुआ, आपका सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ। और क्या हुआ, एंग्लो अफगान वॉर हुआ और दिल्ली दरबार हुआ। एक तरफ तो थी भूखमरी, और एक तरफ दरबार हो रहा है। दरबार में पूरी दिल्ली को सजाया जा रहा है। क्वीन को यहां पर आना था, क्वीन को टाइटल दिया गया कैसरे हिंद। और जब उनका बहुत प्रोटेस्ट किया गया, जब कुछ जो नेशनलिस्ट जो राइज हो रहे थे, जो लिखते थे करते थे, उन्होंने जब उस चीज को क्रिटिसाइज किया गया तो एक कमीशन बनाई गई जिसका नाम था स्ट्रेची कमीशन। स्ट्रेची कमीशन ने आपका फेमाइन से रिलेटेड आपकी रिकमेंडेशन दी और फिर फेमाइन कोड आता है। ठीक, अब उसके बाद में इंपॉर्टेंट फैक्ट, अब देखो इन्होंने तो पूरे कराए नहीं, हम अभी जरा फ्लो में आए, यहाँ टूट गया। हम तो इसके आगे भी चलते, लेकिन अब ठीक है, आज का हम इतना ही रखते हैं। तो किसी और दिन के अगले दिन कल करते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिए। अगर जो आप लोगों से कहा जाए ना कमेंट कीजिए, तो प्लीज़ कमेंट किया करें, इससे फ़ायदा होगा आपका भी हमारा भी, और हमारे से ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा। सीरियसली, आपका क्या फ़ायदा होगा, जब आप उस चीज़ को देखेंगे ना, आप उस चीज़ को लिखेंगे और आप जब वहाँ टाइप करेंगे तो वो आपकी एक मेमोरी में जाएगा। यकीन मानिए फ़ायदा होगा। थोड़ा सा करके देख लीजिए, फ़ायदा होगा। ना हो फ़ायदा तो मैं आपसे फ्रीली, मतलब मैं आपसे, आई एम सॉरी फॉर दैट एडवांस में, बट ऐसा होगा नहीं, फ़ायदा ही होगा आप लोगों को। ठीक, और आप जो बच्चे कहते रहते हैं कि पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, कैसे मिलेगी, हम इतनी बार कह चुके हैं। आप हमारा पेड बैच ज्वाइन कीजिए, 399 रुपये उसकी फ़ीस है, उसे आप ज्वाइन कीजिए। उसमें आपको पीडीएफ, प्रहार तो फ्री में अवेलेबल है, ये भी पीडीएफ, सारी चीज़ें मिलेंगी। और आपकी टेस्ट सीरीज मिलेगी, 12 साल के प्रीवियस क्वेश्चन, यूपीपीसीएस के, आरओ के, सीसेट के, आपको सब कराए जाएंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।